हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर काफ़ी सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है और लगने का रीज़न ये होता है कि हम लोगों को ना 11th के सेट्स के, रिलेशन के और फंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। वहाँ के कॉन्सेप्ट बिना क्लियर किए हम डायरेक्टली इस 12th के चैप्टर पे जंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये चैप्टर एंड तक भी हमें कभी भी अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता है और इसके नए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएं तो वो तो हमसे बनते ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम 11th के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और 11th के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर को आने के लिए, समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, हम वो सारे कवर करते हुए 12th के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और आज की पूरी वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग खत्म कर देंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैप्टर अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सो बच्चा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेट क्या होता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम एक कलेक्शन बना लेते हैं और वो कलेक्शन वेल डिफाइन होता है तो हम उसको सेट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम मेरे पास 5 मैंगो हैं तो क्या वो कलेक्शन ऑफ मैंगो सेट कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 मैंगोज का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड तो बिल्कुल नहीं है। अब वेल डिफाइंड है या नहीं कोई भी कलेक्शन, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये समझने के लिए हमें वेल डिफाइंड की डेफिनेशन को या उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी सभी को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में अपने 5 फेवरेट क्रिकेटर्स के नाम ड्रॉप करने हैं, ठीक है? अब जब आप लोग सारे लोग 5 फेवरेट क्रिकेटर्स के नाम ड्रॉप करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि सबका जो कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ क्रिकेटर्स है वो सेम तो बिल्कुल भी नहीं है, सबके नाम अलग अलग होने वाले हैं, ठीक है? तो यही जो कलेक्शन है जो सबके लिए अलग अलग है, इस कलेक्शन को हम कभी भी वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि वेल डिफाइंड कलेक्शन वो कलेक्शन होता है जो सबके लिए सेम हो, जिसका मतलब सबके लिए सेम निकले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि 7 वंडर्स के नाम लिखिए, तो अब 7 वंडर्स के नाम अलग अलग तो होने नहीं वाले हैं। इस पूरी दुनिया में 7 अजूबे सेम ही हैं सबके लिए, तो सब अपने कमेंट बॉक्स में उन 7 वंडर्स के नाम बिल्कुल सेम लिखेंगे। तो वो कलेक्शन क्योंकि सबके लिए सेम हो गया, इसलिए कौन सा कलेक्शन कहलाएगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा। तो हर कलेक्शन सेट हो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वही कलेक्शन सेट कहलाता है जो नेचर में कैसा होता है? वेल डिफाइन होता है, मतलब सबके लिए सेम होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स का कलेक्शन एक सेट इसलिए है क्योंकि अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से इवन नंबर्स लिखने को बोलूं तो सारे स्टूडेंट 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन को ही इवन नंबर लिखेंगे, किसी के लिए इवन नंबर अलग नहीं हो जाएंगे। तो इवन नंबर का सेट एक सेट है। सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो हम सबको पता है कि इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU, और सभी इसका सेम आंसर देंगे। इंडिया में पढ़ने वाले, यूके में पढ़ने वाले, ब्राजील में पढ़ने वाले बच्चे, सबके लिए आंसर सेम होने वाला है। तो कलेक्शन ऑफ वॉवल्स क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, क्या ये एक सेट है या नहीं? तो अब सेट को समझ लेने के बाद हमें ये समझना होगा कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पेपर पर सेट को लिखेंगे कैसे। तो हम अब समझने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बच्चा, बेसिकली सेट को लिखने के 2 ही तरीके होते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म जो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन एक बार आपको समझ आ गया तो फिर टफ नहीं लगेगा, और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म जो उसके कंपैरिजन में क्या होता है? ईजी होता है। तो हम बारी बारी से दोनों फॉर्म में किस तरह से सेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये समझेंगे। समझने के लिए हम वही एग्जाम्पल लेने वाले हैं अपने सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, ठीक है? सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म समझेंगे क्योंकि इसको समझ लेने के बाद सेट बिल्डर फॉर्म जल्दी समझ आएगा, ठीक है? तो देखिए, रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है सेट ऑफ इवन नंबर्स को। तो बच्चा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे वो फॉर्म सेट बिल्डर हो या रोस्टर हो, आपको जो भी सेट लिखना होता है सबसे पहले सेट का आपको नामकरण करना होता है, ठीक है? जिससे हम सेट को पहचानेंगे। और मेनली नाम लिखने के लिए आप यूज करते हैं इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट्स। तो अगर मुझे इवन नंबर का सेट लिखना है तो सबसे पहले मुझे उसको एक नाम देना होगा। नेम आप कोई भी अल्फाबेट का यूज करके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे A चूज कर रही हूँ, आप E चूज कर सकते हैं, आपकी विश। अब दूसरी चीज ये है कि नेम के बाद हम इक्वल्स का सिंबल लगाते हैं।
ठीक है। अब सेट ऑफ इवन नंबर में हम जो भी यहाँ लिखने वाले हैं वो हमें इनक्लोज करके, बंद करके लिखना होगा कर्ली ब्रैकेट्स में। कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ओपन किया, जब हमारा डाटा यहाँ पे लिख के खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। अब हम सेट ऑफ इवन नंबर्स लिखना चाहते हैं, तो इवन नंबर हमें डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट आउट कर देने हैं। रोस्टर फॉर्म बहुत डायरेक्ट फॉर्म है, इसमें हम डायरेक्टली लिख देते हैं जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम इवन नंबर लिख देंगे 2, 4, 6, 8, डॉट 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 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने हर एक इवन नंबर को कॉमा से सेपरेट किया है, ये करना जरूरी है, कॉमा लगाना आप भूल नहीं सकते। और यहाँ पे मैंने डॉट्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि इवन नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, खत्म ही नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, राइट। तो डॉट डॉट यहाँ शो करेगा कि ये जो सेट ए है इवन नंबर का, ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो ये एक सेट का टाइप होता है, कैसा टाइप हो गया ये, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ऐसा सेट जिसके अंदर के, ये जो अंदर के ऑब्जेक्ट्स है ना, इनको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, जितने भी इवन नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं वो सब कहलाएंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो किसी भी सेट में अगर एलिमेंट्स का नंबर, एलिमेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इतनी कि वो कभी एंड ही नहीं होती है, तो हम उस सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लिखने वाले हैं सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स को रोस्टर फॉर्म में। तो अब मैंने ऊपर वाले सेट को ए नाम दे दिया, तो मैं नीचे वाले को बी नाम दे देती हूँ। एक ही क्वेश्चन में दो सेट के सेम नाम आप मत रखिएगा, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि नाम हम रखते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, सेम नाम रख देंगे तो सेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब सेम हम वही करेंगे, बी के बाद हमने इक्वल्स का साइन लगाया है, सब कुछ हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। तो अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स में क्या लिखने वाले हैं, इंग्लिश वॉवल्स जो होते हैं वो लिखने वाले हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और खत्म हो गई वॉवल, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए ए, ई, आई, ओ, यू। और यहाँ पे मैंने डॉट्स नहीं लगाए क्योंकि वॉवल्स जो है वो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो सिर्फ 5 ही है, फिक्स हैं। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जो फाइनाइट होते हैं, उस सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। तो हमने दो टाइप के सेट भी यहाँ समझ लिए, एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। अब अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर में अलग अलग हो सकते हैं। मतलब अगर मैं ए, ई, आई, ओ, यू की जगह यू, ओ, ई, ए, आई लिखूं तब भी वो सेट बी ही होगा। मतलब अगर आपने ऑर्डर सेम नहीं रखा है, डिफरेंट कर दिया है, तब भी वो बी सेट ही होने वाला है, वो नया सेट नहीं होने वाला। अब हम लोग समझेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले हम लिखेंगे इवन नंबर के सेट को। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिस्ट आउट नहीं कर देते हैं, यहाँ पे हम एक इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कान घुमा के पकड़ते हैं। तो इस सेट में भी हमें नाम सेम ही रखना है, क्योंकि हम सेम ही सेट की बात कर रहे हैं। अगर वो इवन नंबर का सेट है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ भी वो ए ही होगा। सेम नाम के बाद हमें इक्वल्स का साइन लगाना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में सारा डाटा यहाँ पे लिखना है। अब लिखना कैसे, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो एलिमेंट्स हैं, एक एक एलिमेंट्स को हम एक नया नाम दे देते हैं। हम एलिमेंट्स को बोलते हैं एक्स। ये एलिमेंट भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सारे एलिमेंट एक्स हैं। हमने एक्स लिखने के बाद लगाया कॉलन, और कॉलन का मतलब यहाँ पे होता है सच दैट। एक्स का मतलब यहाँ पे है सिंगल एलिमेंट। सारे एलिमेंट को एक्स कहा है, लेकिन एक एक एलिमेंट एक्स कहलाएगा। ऑल एलिमेंट्स कंबाइनली एक्स नहीं कहला रहे हैं, हर इंडिविजुअल एलिमेंट एक्स है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि एलिमेंट जो है सेट के वो सच दैट। सच दैट का मतलब होता है इस तरह से है, सेट के एलिमेंट इस तरह से है कि हर एक एलिमेंट ये एक्स सिंगुलर है। तो सेंटेंस का यूज करते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि हर एक एलिमेंट क्या है, इज एन इवन नंबर है। और यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई, तो हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो हमने क्या लिखा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज सच दैट, इस तरह से है कि हर एलिमेंट एक इवन नंबर है। नेक्स्ट हमको लिखना है इंग्लिश वॉवल का सेट। तो हमने सेम नाम दे दिया उसको भी, इक्वल्स लगाया, कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब हम कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज अ वॉवल इन
English alphabets. चलिए हम बिल्डर फॉर्म के थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अब हम लिखने वाले हैं सेट ऑफ इवन नंबर ही लिखने वाले हैं, तो मैं इसको फिर से ए नाम दे रही हूं, लेकिन इस बार हम सिर्फ स्टार्टिंग के 5 इवन नंबर लिखेंगे। तो स्टार्टिंग के 5 इवन नंबर अगर मैं रूस्टर फॉर्म में लिखूं तो वो हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 एंड लास्ट होगा 10। अब क्योंकि सेट सिर्फ 5 इवन नंबर का है तो ये सेट हमारा फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मुझे इसको लिखना है बिल्डर फॉर्म में। तो बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x सच दैट x इज एन इवन नंबर। ये सेंटेंस हमने पहले भी लिखा है। x इस तरह से है कि हर एलिमेंट एक इवन नंबर है, और यहाँ पे इस बार हमको इवन नंबर की एक लिमिट दे दी गई है, एक रेंज दे दी गई है। तो हम रेंज भी यहाँ एक्सप्रेस करेंगे कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी इवन नंबर जिन्हें हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है और लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, 10 है। मतलब सिर्फ हमें वही इवन नंबर लेने हैं जो 2 के बराबर और 2 से बड़े हैं और जो 10 के बराबर और 10 से छोटे हैं। सो बच्चा, जब भी हमें कोई इनफाइनाइट सेट दे दिया जाता है लेकिन उसमें हमें सिर्फ कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स ही लेने होते हैं, तो हम इस तरह से रेंज को भी एक्सप्रेस करते हैं। सेट समझ लिया, सेट का रिप्रेजेंटेशन समझ लिया। अब हमें समझना है कि हम सेट पर कौन कौन सी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेट पर हम काफी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं सेट का, और सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये सारे की सारे आप क्लास 11th में पढ़कर आए हैं। इनमें से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्लास 12th के चैप्टर 1 के लिए। तो हम बाकी सारे के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधे किसके बारे में बात करने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ये समझने के लिए हमने यहाँ पर 2 सेट लिए हैं एग्जाम्पल में। एक सेट है ए, जिसका हमने रोस्टर फॉर्म लिखा है और उसके एलिमेंट्स है ए बी सी। क्योंकि एलिमेंट्स में डॉट नहीं लगाया है और ये सेट खत्म हो गया है, फाइनाइट है इसके एलिमेंट्स, तो ये फाइनाइट सेट है। वैसे ही बी हमारा एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2, ये भी एक फाइनाइट सेट है। अब हमें यहाँ पे निकालना है ए क्रॉस बी। क्रॉस यहाँ पे शो कर रहा है सिंबल, किसका सिंबल, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हमें यहाँ पे निकालना है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ। तो अब ये कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले याद रखना है कि 2 नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी एक नंबर ही आएगा, राइट। तो वैसे ही अगर आप 2 सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 सेट का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो आंसर भी एक सेट ही आने वाला है। और सेट को हम कैसे लिखते हैं, सेट का नाम होता है जो कि ये हो गया ए क्रॉस बी, उसके बाद हम इक्वल लगाते हैं, उसके बाद हम सारी चीजें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है हमें, ए पहले है, ऑर्डर यहाँ पे बहुत मैटर करता है, ए पहले लिखा है कि बी पहले लिखा है, तो यहाँ पे ए पहले है। तो हम ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे ए और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 के साथ, और हम इसे लिखेंगे कैसे, ए क्रॉस 1 नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे ए कॉमा 1 और इसको एक जोड़ी बना देंगे। जोड़ी बनाने के लिए हम नॉर्मल सिंपल ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो ए का 1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मेंशन होगा, ब्रैकेट में ए कॉमा 1। अब ए का 1 के साथ होगा और ए का 2 के साथ भी होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा 2। अब बी के पास तो बच्चा 2 ही एलिमेंट है, ए का उन दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, प्रोडक्ट कर दिया है, तो अब बारी आती है बी की, इस बी की। तो बी का मल्टीप्लाई भी 1 के साथ होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, बी कॉमा 1। अब इस बी का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, तो हम लिखेंगे बी कॉमा 2। नेक्स्ट हम सी का करेंगे, तो सी का वही 1 के साथ, तो सी कॉमा 1 और सी कॉमा 2। और अब इसके भी सारे एलिमेंट हमने कवर कर लिए, सारे इधर के एलिमेंट्स ने 1 2 के साथ प्रोडक्ट कर लिया है, तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट होता है, तो हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे हमारे एलिमेंट्स, क्योंकि सेट के अंदर जो भी होता है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं ऑफ सेट। कौन से सेट के एलिमेंट, सेट हमारा यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए ए और बी सेट है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, ये खुद भी एक सेट होगा। और सेट में हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके, सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 ये सारे क्या हो गए, एलिमेंट ऑफ सेट। किस सेट के एलिमेंट, ए क्रॉस बी के। लेकिन एक चीज हम भूल गए हैं, सारे एलिमेंट्स को हमें कैसे सेपरेट करना होता है, कॉमा लगा के। तो यहाँ भी आपको कॉमा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मार्क्स कट सकते हैं।
एक हमने A क्रॉस B निकाल लिया, चलिए हम इसी तरीके से अब B क्रॉस A निकालते हैं। अब आप कहेंगे कि नंबर्स में तो 2 मल्टीप्लाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 2 करें आंसर 6 ही आता है, बट बच्चा वो नंबर थे, यहाँ पे हम सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट्स का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी, बट आगे पहले हम B क्रॉस A निकाल लेते हैं, फिर बात करेंगे। B क्रॉस A निकालना है, अब B पहले है, ठीक है, तो हमें ये जो पेयर हमने बनाई है ब्रैकेट के अंदर उसमें लिखना पड़ेगा B के एलिमेंट को पहले A पहले था तो A के एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन ले रहे थे, अब B पहले है तो B के एलिमेंट की फर्स्ट पोजीशन होगी। तो हम करेंगे 1 का मल्टीप्लाई A के साथ, ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 कॉमा A, फिर इसी 1 का मल्टीप्लाई होगा B के साथ तो हम लिखेंगे 1 कॉमा B, देन C के साथ तो 1 कॉमा C। अब 1 का हो गया तो अब 2 का करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई A के साथ 2 कॉमा A, 2 का B के साथ 2 कॉमा B और 2 का C के साथ 2 कॉमा C। अब इधर के भी सारे एलिमेंट कवर हो गए, 1 2 का सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, हमारे एलिमेंट्स खत्म हो गए तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और ये सारे एलिमेंट्स के बीच में हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे हमारा बी सेट है उसके एलिमेंट सिंगल हैं 1 2, लेकिन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट सिंगल नहीं होते, एक पेयर होती है, इस पेयर को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं हम इसको, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ सेट मैटर करता है। अगर A क्रॉस B है मतलब A पहले है B बाद में, तो A के एलिमेंट उस पेयर में फर्स्ट पोजीशन लेंगे, और अगर B क्रॉस A है B पहले A बाद में है तो B के एलिमेंट्स उस पेयर में फर्स्ट पोजीशन लेंगे, मतलब ऑर्डर इनका मैटर कर रहा है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाती है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर भी बट है क्या, एलिमेंट्स ये किसके एलिमेंट्स है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक। तो आपको समझ आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने यहाँ पे एक सेट A लिया है जिसमें 1 3 5 लिखा है और एक सेट B लिया है जिसमें x y z लिखा है। अब आपको फाइंड करना है A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, ठीक है। कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अब बच्चा यहाँ से देखिए कि हमारा जो A क्रॉस B वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट है और B क्रॉस A वाला जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दोनों में ये A1 2 3 ABC ये सब तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो सेम नहीं है। यहाँ पे A1 है और यहाँ पे 1A है, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये कभी भी सेम नहीं होते हैं, नॉट इक्वल, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर मैं दो सेम सेट ले लूँ और उनका ऑर्डर बदल के मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों आंसर कभी भी सेम नहीं आते हैं। और अगर सेम आते हैं, जैसे कि नंबर्स में सेम आता है, हम 2 3 ज़ा 6 निकाल लें, 3 2 ज़ा 6 निकाल लें, एक ही बात है। तो जब दोनों चीज़ें सेम आती है ना तो हम उसको कम्यूटेटिव होना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। तो जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव है। तो अब मल्टीप्लीकेशन सेट के लिए कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेंज, कोडोमेन, डोमेन और रिलेशंस के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।